हेलो प्यारे साथियों, विवलिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 8 फरवरी मीन्स दिन रविवार को प्रस्तावित है। आज इस क्लास में मैं आपको जो पेपर आपका सीटेट का 2011 में हुआ था, उसके हिंदी के 30 प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। यदि आप भी जो है सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टेस्ट को दीजिए और देखिए कि हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने सीटेट के लिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले जो है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और ये हिंदी के 30 प्रश्नों का आपका टेस्ट होगा। इससे पहले हम आपको बता दें, हम अपने इस क्लास में आज आपको जो है हिंदी के 30 प्रश्नों का जो 2011 में पेपर हुआ था उसके टेस्ट करा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं, सभी पेपर्स के जो हिंदी के 30 प्रश्न हैं, जो 30 प्रश्न हैं आपके, हम टेस्ट में लाएंगे। सीडीपी के भी आपके लिए लेकर के आएंगे, एसएसटी का भी लेकर के आएंगे, साइंस का भी लेकर के आएंगे। तो जरूर जो है आप इन पीवाईक्यू टेस्ट को दीजिए और देखा करिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए विदाउट डिले जो है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सीटेट 2011 में पहला प्रश्न हिंदी का आपसे यही पूछा गया था कि उपचारात्मक शिक्षण की सहायता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सहायता किस पे निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, दूसरा ऑप्शन है समय व अवधि पर, तीसरा ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर और चौथा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए टेस्ट का क्या तरीका होगा, हमारे साथ इन प्रश्नों को भी आप पढ़ेंगे। अगर इस क्लास को आप देख पा रहे हैं तो आंसर्स को भी, ऑप्शंस को भी आप देखेंगे, लेकिन हमसे पहले आपको जो है इसका आंसर मन में सोच लेना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से 30 प्रश्नों में करना है और देखना है अंत में कि 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आज इस क्लास से आपके सही होते हैं। और ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, राइट आंसर आपको बताना है, सही आंसर इसका क्या होगा। हम तो आपको एक चीज बता दें, इससे पहले एक रफ कॉपी लेकर के जरूर आप बैठिए। ठीक है, और उसमें एक वन साइड लिख लीजिएगा पॉजिटिव टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स, और वन साइड लिख लीजिएगा नेगेटिव टैग वर्ड्स। हम आपको एक चीज अपने हर प्रश्न में कुछ न कुछ चीजें आपको बताते चलेंगे। अगर इस क्लास को आप एक हफ्ते तक मेरे भाई देखते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और जो आपके अंदर शिक्षण विधि जो होती है, जैसा कि आपको पता है सीटेट में 150 प्रश्न पूछते हैं, उन 150 प्रश्नों में लगभग 75 से 80 प्रश्न आपके सीधे शिक्षण से पूछ लिए जाते हैं। तो अगर शिक्षण पे आपकी पकड़ नहीं रहेगी तो प्रश्नों को आप सही नहीं कर पाएंगे। और अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जैसे इन 4 ऑप्शंस को आप पढ़ते हैं, उनमें से 2 ऑप्शन आप पहले ही आपको लगता है कि 2 ऑप्शन सही नहीं होंगे, बाकी आप 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं कि इन 2 ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो आपके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस लाना होगा आपको जो है। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रश्न को आप सही कर लेंगे। और सीटेट एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें रट्टा नहीं चलता है कि आप चीजों को रट लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके अंदर शिक्षण विधि जो है, शिक्षण विधि आपको समझनी होगी, तभी आप प्रश्नों को सही कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सहायता निर्भर करती है। हम आपसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर मन में सोच लीजिए। आप 4 ऑप्शन है, कोई भी आप सोच सकते हैं मन में क्या सही हो सकता है इसका। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यानी आइए कुछ जान लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना ही जो है उपचारात्मक शिक्षण की सहायता से जो है आप जो है किसी भी समस्या की जो कारण होते हैं उसकी सही पहचान आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न टेस्ट का ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, पढ़िए हमारे साथ, लेकिन आंसर आप सोचने का पहले प्रयास करेंगे हमसे। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, जैसे आप कोई लैंग्वेज की विषय, बालकों को, अगर आप एक शिक्षक हैं, बालकों को आप जो है पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई लैंग्वेज भाषा की, तो यह एक मात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होती है, जो बुक होती है, वो क्या करती है? एक मात्र संसाधन होती है, साध्य होती है, साधन होती है, अनावश्यक होती है। तो देखिए हम आपको बता दें, हमेशा आपको प्रश्न का आंसर देते समय हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है। ठीक है, नकारात्मक नकारात्मक ऑप्शन जो होगा उसको हटा देना आपको पहले ही। तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होती है एकमात्र संसाधन होती है। तो देखिए आप कॉपी में 2 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, जो आप रफ कॉपी लिए मेरे भाई, 6-7
8-10 पेज का बना लीजिए आप लोग, ठीक है। कॉलम ऐसे 2 कॉलम, इसमें आप लोगों ने लिखा होगा पॉजिटिव टैग वर्ड्स, इसमें आप लोगों ने लिखा होगा नेगेटिव टैग वर्ड्स, ऐसे बना लीजिए। अब जो वर्ड हम आपको बता रहे हैं, जो ये आपका वर्ड होता है एकमात्र, अगर एकमात्र कहीं शब्द है तो निगेटिव होता है, तो इसमें लिख लीजिए आप एकमात्र, ठीक है। एकमात्र लिख लिया तो निगेटिव टैग वर्ड्स वाले ऑप्शन नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पे देखिए साध्य है, ठीक है, ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल है, हो सकता है। साधन ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए अनावश्यक है, तो अनावश्यक भी निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अनावश्यक, ठीक है, अनावश्यक लिख लीजिए, तो ये भी नहीं होगा। बाकी आपके पास बचे 2 ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए साध्य है, साधन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक साधन होती है, ठीक है। भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होती है, यह आपकी क्या होती है, एक साधन होती है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा भी आपका नहीं होगा। चलिए यहाँ पे ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा। हमारे साथ प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए। प्रश्न है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हिंदी की, देखिए प्रश्न आपको नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़ लिया करिए, और बड़ा प्रश्न देख करके घबराया नहीं जाता, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी की क्लासरूम में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। क्या ऐसी बात है कि जैसे हिंदी का क्लासरूम है और उसमें जो हिंदीतर भाषी बच्चे हैं हिंदी सीखना चाहते हैं, तो क्या ऐसा है कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं? तो ये नेगेटिव ऑप्शन है, ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए सर हटा दिए इसको। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, उनमें रुचि नहीं होती है, अरुचि होती है। तो मैंने कहा ना 2 कॉलम आप बनाए हैं ना नेगेटिव टैग वर्ड्स का, उसमें लिखिए आप अरुचि, अरुचि, ठीक है, अरुचि। तो अरुचि होती है, ये भी नहीं आपका होगा। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, क्या ऐसा है हिंदी बहुत कठिन भाषा है? नहीं, निगेटिव ऑप्शन है आपका। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसी वजह से जो है हिंदीतर जो भाषी बच्चे होते हैं वो हिंदी सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन आपके निगेटिव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न, और इसका आंसर आप बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है कि कहानी सुनाने से, जैसे अगर आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं, अगर आप एक शिक्षक हैं, हिंदी के टीचर हैं और बच्चों को आप जो है कहानी सुनाते हैं, पहला ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे क्लास में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं, और चौथा ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, क्लास को देख रहे हैं मेरे भाई, आंसर सोच लीजिए क्या आंसर आपका हो सकता है। सही आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। आप कहेंगे सर ऐसा भी होता है बच्चे प्रसन्न भी होते हैं, तो हमेशा आपको एकदम सटीक और सही एक लॉजिकल आंसर सर्च करना है, ठीक है। बच्चे प्रसन्न होते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। बच्चे क्लास में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, ये भी सही है। बच्चे अनुशासित रहते हैं, ये भी सही है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर है कि बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न पढ़िए सही से, कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। जैसे बच्चों के लेखन कौशल के, जैसे आप हिंदी के शिक्षक हैं, टीचर हैं, बालकों को पढ़ा रहे हैं, उनके लेखन कौशल का जो है आप टेस्ट लेना चाह रहे हैं, कि मूल्यांकन करना चाह रहे हैं कि बच्चा लिखने में सही, उसका लिखावट कैसी है, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना, क्या आप ऐसा करेंगे, अपने अनुभवों को लिखेंगे। दूसरा ऑप्शन है श्रुति लेख। तीसरा ऑप्शन है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, और चौथा ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास। आपको सही आंसर बताना है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपका हो जाएगा श्रुत लेख। श्रुत मतलब होता है यहाँ पे लिखने के सेंस में, श्रुत लेख मतलब लिखने के सेंस से, ठीक है। तो अगर आप बच्चों को लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है, तो श्रुत लेख हो सकता है। उनसे लिखवाइए, उसके बाद उनका असेसमेंट करिए किस तरह से बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने।
ये रहा छठवां प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारा है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है जो कौशल होते हैं हमारे पास चार होते हैं। ठीक है, कौशल कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। चार हमारे प्रकार नहीं, चार कौशल हमारे पास होते हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। उनमें से एक कौशल आपका है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। यानी कि जब कोई बालक बोलता है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है बोलना कौशल। ठीक है, तो उसमें क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। ठीक है, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, जो चीजें बोल रहा है वो एकदम स्पष्ट बोली और क्या हो उसमें शुद्धता हो उसके प्रोनाउंसिएशन में। यही बोलने के कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही चीज होती है। ठीक है, लीजिए टेस्ट का ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न क्या है यहाँ हमारे पास कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रवाह से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। आप लोग बताइएगा, अगर आप एक जो है भाषा शिक्षक हैं, एक लैंग्वेज टीचर है, सपोज दैट आप मान लीजिए हिंदी के टीचर हैं, तो आप में के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी बच्चे के लिए, बच्चों के प्रति? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बहुभाषिक क्लास में, बहुभाषिक क्लास के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। यानी एक प्रकार का ऐसा क्लासरूम जहां पे बहुभाषिक मतलब बहुत सी भाषाएं जो है बच्चे बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए जो है आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना करके बच्चों को बालकों को पढ़ाना, यही आपके लिए जो है सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती आपके लिए होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। देखिए हम आपको बता दें ये जो वर्ड है आपका बहुभाषिक, अभी आप लिखे होंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स, दो कॉलम बनाए हैं, एक निगेटिव टैग वर्ड्स, तो बहुभाषिक पॉजिटिव टैग वर्ड्स में लिख लीजिएगा बहुभाषिक। देखिए मेरे भाई ये ऐसी चीजें हैं, धीरे धीरे अगर आप नोट करते रहेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा और ये प्रश्नों को सॉल्व करने में, सीटेट के प्रश्नों को शिक्षण विधि समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो लिखते रहिए, अपना खुद का नोट्स बनाते रहिए, कहीं से कोई नया पॉइंट मिले आप समझने के लिए नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलें लीजिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पढ़ें आप, प्रश्न को देख करके परेशान नहीं होना है। ठीक है, एक समावेशी क्लास में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रति प्रतिकूल है? एक समावेशी क्लासरूम में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रति प्रतिकूल है? ठीक है, सही ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका है कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है, की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है और व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास है। प्रश्न को फिर से समझते हैं, अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आए तो एक बार दो बार आप अच्छे से पढ़ें उसको। ठीक है, थोड़ा समय दें, गलत करने से बढ़िया है उस प्रश्न को आप सही करके जाए। प्रश्न है कि एक समावेशी क्लास में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? समावेशी क्लास में, ठीक है, समावेशी क्लास क्या है भाई? जहां पे सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा का अधिकार होता है। ठीक है, एक साथ सभी बच्चों को बैठा करके पढ़ाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। व्याकरण के नियम सिखाने से, अगर बच्चों को आप व्याकरण के नियम सिखाएंगे तो बच्चों का जो भाषा विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है, इसीलिए बच्चों को व्याकरण के नियमों को जो है पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, जिससे क्या होता है बच्चों के अंदर जो भाषा का लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो विकास है वो बहुत ही तेजी से होता है। शानदार प्रश्न ये भी है। प्रश्न क्या है भाई कि एक बहुसांस्कृतिक क्लास में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? प्रश्न को समझते हैं। एक बहुसांस्कृतिक क्लास में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सिखाना। तीसरा ऑप्शन है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग और चौथा ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ठीक है,
एक बहुसांस्कृतिक क्लास में एक भाषा शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में आप किस बात को सबसे ज्यादा अधिक महत्व देंगे? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक क्या देना? अवसर देना। यानी जो बच्चे भाषा बोल रहे हैं उनको अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी देना, अधिक से अधिक अवसर देना, यही जो है एक भाषा शिक्षक के रूप में जो है आप ज्यादा महत्व देंगे। देखिए, ये जो अवसर देना शब्द है, ये आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स वाले कॉलम में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अवसर देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बताते रह रहे हैं आपको, ये नोट करना आपको है, नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रश्न क्या है भाई कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, नहीं वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आपके साथ ऐसा ही होगा, जैसे आप सीटेट के प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे तो नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान नहीं देते हैं। अगर प्रश्न हमारा सकारात्मक पूछा है तो आंसर भी सकारात्मक होगा, अगर प्रश्न हमारा नेगेटिव पूछा है तो ऑप्शन भी आपका नेगेटिव। कई प्रश्न हमने देखा है, कई लोग जब एग्जाम में जाते हैं तो कई प्रश्न जो है इस तरह के प्रश्नों को गलत कर देते हैं, नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि सर गलत हो गया प्रश्न हमारा। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, अभी से अभ्यास करना। और जब भी आप कोई पेन या पेंसिल लिए हो तो आप पढ़ रहे हैं प्रश्न को, तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रश्न को, ठीक है। तो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पीआरटी लेवल पे कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, क्या ये उद्देश्य नहीं है? दूसरा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। चौथा ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। कंठस्थ करना का मतलब रटना, ये नहीं है उद्देश्य किसका? भाषा शिक्षण का। जल्दी से लिखिए, निगेटिव टैग वर्ड्स वाले कॉलम में, और इधर आपने पॉजिटिव टैग वर्ड्स का कॉलम बनाया है, जल्दी से उसमें लिख लीजिएगा कंठस्थ करना, रट्टा, ठीक है। ये नहीं चलेगा बच्चों के लिए, बच्चे उस चीज को समझें, उसकी कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा को समझे, रटना नहीं होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। यहाँ पे देखिए, स्पष्टता, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बताना, ये भी सही है भाई। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी सही है। तो लिख लीजिएगा प्रभावी प्रयोग, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। हमने कहा ना मेरे भाई, क्लास को आप देखते रहिए, एक हफ्ते तक अगर आप क्लास को देखते हैं तो कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, जिससे आपको प्रश्न को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। धीरे धीरे आप शिक्षण विधियों को समझने लगेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग, है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? जैसा कि आपको पता है, बच्चे जब विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको गृह कार्य दिया जाता है, तो उसके बारे में कौन सा कथन उचित है आपको बताना यहाँ पे है। प्रश्न क्या है कि गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। क्या ऐसा है, जब बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है तो इसमें जो गार्जियन होते हैं उनको व्यस्त रखा जाता है, व्यस्त रखने का उत्तम साधन होता है? निगेटिव ऑप्शन यही कह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपको इसी तरीके से सोचना है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही है कि बच्चों की जितनी कैपेसिटी है, क्षमता है, उनका जितना स्तर लेवल है, उसी के अनुसार उनको होमवर्क क्या करना चाहिए? दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है क्लास एलकेजी का बच्चा है तो उसको आप जो है कि 20 पेज का होमवर्क दे रहे हैं, 10 पन्ना का होमवर्क दे रहे हैं, बच्चे की क्षमता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आपका सही होगा कि बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृह कार्य बच्चों को दिया जाना चाहिए। थर्ड वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, गृह कार्य क्लास में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, अभ्यास मात्र है, निगेटिव ऑप्शन है, नहीं होगा। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। भाई कोई जरूरी है, एकदम फिक्स है कि बच्चों को गृह कार्य दिया जाए? अति आवश्यक है। ये तो चलता कि गृह कार्य देना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन अति आवश्यक है, निगेटिव है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट लाना है, प्रश्न को पढ़ना, ऑप्शंस को पढ़ना है और शिक्षण विधि को समझने का प्रयास करना है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये लीजिए आपके सामने अगला प्रश्न, बताएं इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर,
प्रश्न हमारा है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। पहला ऑप्शन है सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना। आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होंगे? आप कहेंगे सर ये कौन से कौशल होते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल का मतलब होता है जिसमें आप किसी चीज को एक्सप्रेस करें, मतलब शो करें, दिखाएं, बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बोलते हैं तो चीजों को आप अभिव्यक्त करते हैं, दिखाते हैं, लोगों के सामने बताते हैं। लिखते हैं, किसी चीज को लिख देते हैं तो वो भी चीजें एक्सप्रेस हो जाती हैं, व्यक्त हो जाती हैं। ठीक है, तो किसी चीज को दिखाना, बताना, लिख करके बता सकते हैं या बोल करके बता सकते हैं। यही आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल आपका होता है। कौन सा कौशल होता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल आपका होता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए आपके सामने टेस्ट का ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, देख करके परेशान घबराना नहीं है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न क्या है कि प्राथमिक स्तर पर, किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कहा ना हमने असत्य है, नहीं है, इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। चौथा ऑप्शन है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। देखिए हमेशा हम आपको बता दें, इसमें जो आंसर आपको सिलेक्ट करना है वो निगेटिव सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे असत्य की बात कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि बच्चों में समृद्ध भाषा परिवेश में सहज मतलब आसान स्वतः रूप से भाषा में परिभाषण कर लेंगे। बिल्कुल सही है, तो मतलब ये तो पॉजिटिव ऑप्शन है, ये नहीं होगा क्योंकि हमको निगेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये भी सही है। लेकिन बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये थर्ड सही है। आप कहेंगे सर ये कैसे पता आपको? ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा। तो ये जो ही है ना, लिखिए जल्दी से। आप दो कॉलम बनाए होंगे, नेगेटिव टैग वर्ड्स में लिख लीजिए ही। अगर कहीं किसी ऑप्शन में अगर इस लाइन में ये वाला शब्द प्रयोग हो रहा है तो उस ऑप्शन को निगेटिव बना देता है। जैसे मैं कह दूं मैं जाता हूं, ठीक है, ये सही है। मैं ही जाता हूं, तो उस वाक्य को दबाव देने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है वाक्य ही का। ये निपात होते हैं, ही हो गया, भी हो गया, अब पड़े होंगे। तो ये निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। अगर ये किसी ऑप्शन में है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी आपका ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। देखिए सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से, जो टिप्पणियां होती है और निरर्थक अभ्यास से बच्चों को अरुचि उत्पन्न होती है। सही बात है, अगर निरर्थक अभ्यास कराएंगे बच्चों को और टिप्पणी करेंगे, टिप्पणियों से बच्चों में अरुचि, इंटरेस्ट नहीं उत्पन्न होता है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा था, तो यहाँ पे ही था, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलें ये लीजिए आपके सामने अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पे है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। जैसे भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन आपका उचित है बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। ठीक है, पूछा है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है उचित है। तो जो जो कौशल है हमने आपको बताया था चार होते हैं, सुनना, बोलना, फिर उसके बाद लिखना, फिर किसी चीज को क्या करना, पढ़ना, ये कौशल होते हैं। ठीक है, चार कौशल होते हैं। तो यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन है विद्यालय में केवल, मैं आपको बता दूं मेरे भाई केवल जो होता है नेगेटिव टैग वर्ड्स, तो जल्दी से लिखिए, कॉपी बनाए होंगे आप लोग, नेगेटिव टैग वर्ड्स वाले ऑप्शन में लिख लीजिएगा केवल। अगर केवल कहीं मिलता है तो नेगेटिव टैग वर्ड्स है। देखिए आपको अपने से अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, अगर आप अपने चीजें लिखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए दिया है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही, अभी हमने आपको बताया ही, तो ये भी बता रहा, ये भी बता रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा है बच्चे केवल
फिर हमने देखा ना केवल, नेगेटिव ऑप्शन सर नहीं होगा। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये वाला जो शब्द है अंतः संबंधित जरूर लिख लीजिए। ये किस में लिखेंगे? पॉजिटिव टैग वर्ड्स में लिखिए। ये दोनों नेगेटिव टैग वर्ड्स में, केवल और ही कॉलम बनाए होंगे, नेगेटिव टैग वर्ड्स में आप केवल और ही लिख लीजिए, और अंतः संबंधित आप लिख लीजिएगा पॉजिटिव टैग वर्ड्स में। ठीक है, चलें यहाँ पे देखते हैं कि भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। भाषा कौशलों के विकास में ये जो अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का जो है ज्ञान जरूरी है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाए, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, चलो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बताएंगे आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। जो पाठ में जो चित्र दिए जाते हैं, लेसन से पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है भाषा का, तो उसमें जो चित्र बनाया गया तो उसका क्या उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, और चित्र अमूर्त संकल्पनाओं में सहायता करते हैं। देखिए हमने कहा ना, हमेशा आपको एक लॉजिकल और सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। देखिए चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ठीक है, आकर्षक हो सकती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ये भी सही हो सकता है। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, जो भी है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, यानी कि पाठ में जो दिए जाते हैं चित्र, इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि चित्र जो अमूर्त संकल्पनाओं में, अमूर्त संकल्पना का मतलब होता है जो चीजें दिखती नहीं है उसके बारे में भी बच्चे क्या कर सके, देख सके, सोच सके, ठीक है, उसके बारे में थिंकिंग कर सके। ये उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अमूर्त संकल्पनाओं में जो है चित्र क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसीलिए जो है पुस्तकों में जो है ये चित्र दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे ये देखिए, हम आपको एक चीज बता दें कि जो सीटेट में आपकी लैंग्वेज पूछी जाती है, जो भाषा पूछी जाती है, तो भाषा से आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 30 प्रश्नों में आपके जो 15 प्रश्न होते हैं वो शिक्षण से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी के जो ये 15 प्रश्न हैं, इन 15 प्रश्न में आपके जो है गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं। ठीक है, ये दो चीजें पूछी जाती है। ठीक है, हिंदी का यही पैटर्न है। 15 प्रश्न आपके शिक्षण से पूछे जाएंगे डायरेक्ट, 15 प्रश्न आपके गद्यांश से और पद्यांश से पूछे जाएंगे। तो 15 प्रश्न अब तक हम लोगों ने देखा शिक्षण की, जो सीटेट हिंदी के थे, और बाकी अब जो प्रश्न है यहाँ पे आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इसके पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्या पूछा है। यहाँ पे निर्देश 16 से लेकर के 21 तक कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। यानी जो ये कविता दी गई है, इनकी पंक्तियों को पढ़ना है, इस पे आधारित जो है आपके प्रश्न पूछे गए हैं 16 से लेकर के 21 तक, इनके उत्तर से आपको देने हैं। तो चलिए जो है इन पोयम्स को, ये जो पोयम दी गई है इसको हम लोग पढ़ते हैं, और कम से कम आप 2 से 3 बार पढ़िएगा, समझने का प्रयास जरूर करिएगा। पढ़ते हैं इसको कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। तो ये आपकी पोयम है, पोयम को फिर से पढ़ लीजिए। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। बहुत ही अच्छी पोयम है, इस पे आधारित क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप देखेंगे, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा।
प्रश्न देखिए कॉमन सेंस पे आधारित है, आप इसके आंसर बता सकते हैं। प्रश्न है कि गहरी नींद में सोने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना या चिंता युक्त होना। आप लोग सही आंसर इसका बताएंगे क्या होगा। गहरी नींद में सोने का अर्थ है तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा बेखबर होना। हमेशा आपको एक लॉजिकल आंसर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ये इसका आंसर आपका हो जाएगा बेखबर होना। यहाँ पे देखिएगा पढ़ेंगे हम लोग तो खुद ही समझ में आ जाएगा। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, तो गहरी नींद में सोने का मतलब ही होता है आदमी बेखबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के आधार पे आपको जो है उसके उत्तर देने हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेखबर होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये उस पर आधारित है, 17 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि कवि लोगों को कहां नहीं जाने देगा, पाताल में, अतल गहराई में, जहां सूर्य अस्त हो जाता है, पतन की राह पर। ठीक है, इस पोयम के माध्यम से पोयम में क्या दिया गया है कि कवि लोगों को कहां नहीं जाने देगा। तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा, मन में सोच लें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पतन की राह पर। पतन की राह पर जो है कवि लोगों को जाने नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न बहुत ही शानदार है, आंसर बताना है कि कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो इस पोयम में जो कवि है वो जो है आपका जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं व्यक्ति, उनको ये संबोधित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है भाई कि कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। पहला ऑप्शन है ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें, सुबह हो चुकी है, एक ऑप्शन इसका और है यहाँ पे, यह कवि का दायित्व है। आप लोग बताइएगा कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। ठीक है, आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पढ़िए कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन सही मिल जाएगा, तो इसी के आधार पे आपको आंसर इसका देना है। ठीक है, और सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। हाँ, कवि के लोगों को क्यों जगाना चाहता है। तो राइट आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न और बताना है, इसमें पूछा गया है अलंकार से क्वेश्चन कि अतुल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। एक ही वर्ण की एक ही अक्षर की आवृत्ति जिसमें बार बार होती है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए जो मैं आपको बता दूं, कविता या पद्यांश से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आखिरी के जो 2-3 प्रश्न है वो व्याकरण से पूछ लिए जाते हैं। देखिए व्याकरण से पूछा गया एक अलंकार का प्रश्न। आप देखिए सीटेट का कोई भी आप पैसेज देखेंगे, इसका हिंदी का कोई भी पेपर जिसमें आप पद्यांश देखेंगे ना, तो उसमें व्याकरण का क्वेश्चन आखिरी 2-3 जरूर पूछता है। यहाँ पे देखेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए ये शीर्षक पूछा गया है, यहाँ पे शीर्षक पूछ लिया गया है, इसके शीर्षक कौन है कि कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश या जागृति। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका जागृति, यानी कवि लोगों को जागृत करना चाहते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये अब यहाँ पे देखिए जो आपका वो प्रश्न था इससे पहले 16 से लेकर के 21 तक, वो था आपका गद्यांश पद्यांश का। हमने कहा ना अब ये गद्यांश का क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रश्न संख्या 22 से लेकर के 30 तक देखना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे दिया है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो ये आपका गद्यांश है, इसको पढ़ना है, समझना है और इसके उत्तर देना आपको है। देखिए हम आपको बता दें गद्यांश और पद्यांश का करने का क्या तरीका होगा। आप अपने पास एक पेंसिल जरूर रखिएगा। पहले आप एक काम करिएगा, पहले आप जो है प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। इससे पैसेज जो गद्यांश है इसको मत पढ़िएगा, पहले प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैं करता हूं। आप पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर गद्यांश पे आइएगा और एक पेंसिल का प्रयोग करिएगा और शब्दशः चीजों को पढ़ते जाइएगा। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, फिर आप एक बार जो है उस पे जाएंगे और उसमें एक बार देख लेंगे कि कौन सा प्रश्न पूछ रहा है। तो जैसे आप उसमें पहला प्रश्न आप पढ़ेंगे और इसमें कहीं आपका उत्तर मिल गया, मान लीजिए, तो मान लीजिए यहीं पे उत्तर मिल गया, सपोज दैट, यहाँ पे पहला लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी चौथी लाइन में यहाँ पे मान दूसरा मिल गया तो यहाँ दूसरा लिख लीजिए। इससे आपका क्या होगा ना, हेल्प मिल जाएगी आंसर को सर्च करने में। ठीक है, और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन भी कर पाएंगे और सही कर पाएंगे क्वेश्चंस को। चलिए पढ़ते हैं हम लोग इसको, कि मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी। समझते चलिए आप लोग। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। तो डायरी पे आधारित ये गद्यांश है और इस पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखिएगा कितने आसानी तरीके से आप इन प्रश्नों का आंसर दे देंगे। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न पूछा गया है पहला, इस पे आधारित ये 22 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। मनु ने डायरी लिखा तो उसको किस गलती का एहसास हुआ। पहला ऑप्शन है उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी। दूसरा ऑप्शन है मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। और चौथा ऑप्शन है उन्होंने डायरी में वगैर शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। तो यहाँ पे आपका ये पैसेज है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। एक जगह क्या लिख दिया, सफाई वगैरह की जो है। तो ऑप्शन इसमें जब आप जाएंगे यहाँ पे, तो इस प्रश्न में सही आंसर देखा जाए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मनु को डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। क्या लिखा था, काटने की गति का हिसाब लिखा था। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वहां पे दिया गया था। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं, यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि गांधी जी ने वगैर शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। जो वगैर शब्द था उस पर आपत्ति क्यों जताई। वगैर शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। क्या उसमें बताया गया है, ये शब्द आया था कहीं पे आदि शब्द, नहीं, ये तो होगा नहीं ऑप्शन आपका। एक मिनट भाई, यहाँ पे तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। तीसरा ऑप्शन है वगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। और चौथा ऑप्शन है वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। तो अगर आप पैसेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि वगैर शब्द में कार्य विचार की स्पष्टता जो है नहीं है। ठीक है, आप जाएंगे पैसेज पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर किए करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए। ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे मिला था। ठीक है, मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो पढ़ा उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैर का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। तो वगैर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। क्यों, वे चाहते थे कि जो, एक मिनट में, हाँ, वे चाहते थे कि जो वगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता क्या है उसमें नहीं है, इस वजह से। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है कि गांधी जी ने डायरी लिखने की इबादत करने जैसा क्यों कहा है। दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं,
दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। देखिए गांधी जी ने डायरी लिखने की को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? इसलिए क्योंकि दोनों में क्या है, सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे। ये 25 नंबर का प्रश्न है जो उस पर आधारित है। प्रश्न है कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। चौथा ऑप्शन है इससे व्यक्ति का समय और अच्छा गुजर जाता है। देखिए हम लोगों को भी, प्रत्येक लोगों को अपने जीवन में डायरी लिखनी चाहिए। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है स्वयं का विश्लेषण कर पाता है और स्वयं का मूल्यांकन कर पाता है, अपना असेसमेंट कर पाता है कि उसका शेड्यूल क्या रहा है। ठीक है ना, उसने 24 घंटे में क्या क्या वर्क किए हैं अपने जीवन में। तो डायरी लिखने का सबसे बड़ा यही फायदा है। तो इसमें व्यक्ति अपना स्वयं का विश्लेषण कर लेता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है, यही डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। एक मिनट भाई, ये तो हो चुका है। हाँ यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है, और हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। तो सही आंसर आपको इसमें बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है, इसलिए हम लोगों को भी डायरी लिखनी चाहिए और प्रतिदिन डायरी को पढ़ करके कितना वर्क हमने किया अपने जीवन में उस इनिशियल करना चाहिए, सिग्नेचर करना चाहिए, हस्ताक्षर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है गांधी जी जो है प्रतिदिन डायरी पढ़ करके क्या करते थे, यही डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जो है जा रहा है। अब आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है और हम आपको बता दें सेम यही पैटर्न इसमें भी रहता है। जो गद्यांश पूछा जाता है उसमें भी 2-3 प्रश्न आपके व्याकरण के पूछे जाते हैं। देखिए आखिरी 2-3 प्रश्न आपके व्याकरण के रहेंगे। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका, बताना आपको आंसर क्या होगा। राइट आंसर अव्ययी भाव समास। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रति लगा है, प्रति लगा है, तो इस तरह से देखा जाए तो आपका अव्ययी भाव समास यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न टेस्ट का। इसके बाद 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा प्रश्न का। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। पढ़ा हुआ कितना पच गया क्या अर्थ है, आप लोगों को बताना है सही आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पढ़ा हुआ कितना आत्मसात हुआ, यही होता है पढ़ा हुआ कितना पच गया, इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए टेस्ट का अगला प्रश्न चलते हैं और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 29 नंबर का। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि कार्य शब्द का तद्भव बताइए। किसका बताना है? कार्य का तद्भव रूप बताना आपको है। सेवा है, कार्य है, काम है, काज है। तो कार्य का जो तद्भव रूप होता है वो काज होता है। क्या होता है? काज होता है। चलिए टेस्ट का अंतिम प्रश्न, और ये पूछा गया आपसे 2011 के पेपर में हिंदी का। 30वां प्रश्न आपसे ये पूछा गया कि विचार में इक प्रत्यय लगाकर बनेगा। तो विचार में इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? वैचारिक, विचारिक, विचौरिक, वैचारिक। सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वैचारिक हो जाएगा। ठीक है, विचार में एक प्रत्यय लगा करके शब्द बनेगा आपका वैचारिक। तो आज इस क्लास में हम आपको जो है कि कराए सीटेट 2011, ठीक है, हिंदी के 30 प्रश्न। इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। और यदि यह क्लास मेरे भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल से आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल प्रैक्टिस सेट कंटेंट्स लाते रहते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं।